दिल हमारा बड़ा कमज़ोर होता है। हम छोटी छोटी बात से ना अपने दिल को जो है ना और मज़ीद कमज़ोर कर देते हैं। दिल आज़ारियाँ हो गई, दिल पे बोझ हो गया, बहुत से ऐसे दुख दर्द हम सब चीज़ें कहते हैं दिल पे। मगर ये हमारे सारे मुहावरे, असल में दिल जो है बीमार हो जाता है, फिर दिल में वैसी खून की गर्दिश नहीं रहती, फिर दिल जो है वो एक हमारे पूरे जिस्म का जो एक सबसे अहम इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि पूरा जो हमारा जिस्म के सारे जो आर्गन हैं वो एक्टिव होते हैं, चल रहे होते हैं और उनकी ब्लड सर्कुलेशन होती है। अगर दिल ने खून देना ही बंद कर दिया आगे बॉडी में, तो वो फिर बहुत सीवियर मसला हो जाता है। तो दिल बहुत संभाल के रखने वाली चीज़ है और दिल का ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखना है। हम अपनी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, मगर दिल का ख्याल कैसे रखना है, इसके लिए हमने आज ख़ास तौर पे मधु किया है ज़बरदस्त। हमारे पास प्रोफेसर नुमान नसीर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आज हमें बताएंगे कि लाइफस्टाइल ऑफ हार्ट पेशेंट्स, हम कैसे उनकी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि यहीं से आ जाएं कि एक पेशेंट है, उसको सपोज़ हार्ट की डिजीज़ है या हार्ट अटैक हुआ, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको अपने लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करना है अब और कैसे लेके चलना है? बड़ा अच्छा सवाल है। तो किसी पेशेंट को अगर हार्ट अटैक हो और उसके बाद उसने कैसे लाइफस्टाइल में अपने आप को मॉडिफाई करना है, तो उसमें डाइट से शुरू करना चाहिए, जिसमें डाइट में उसको सब्जियां, फल, दालें, उन सब पे फोकस करते हुए मेन सोर्स ऑफ कैलोरिक इनटेक जो है अपना उनके ऊपर रखे, और चिकनाट, मीठा, बेकरी, हलवाई की चीज़ें, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन सब से जो है इज्तनाब करें, उनको अवॉइड करें। जो स्टडीज़ हुई में सपोर्ट करती हैं कि मेडिटेरेनियन डाइट जो है वो पैटर्न जो है वो इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड है, सब्ज़ी फल दालों के ऊपर, उसके ऊपर प्लांट बेस्ड फूड्स के ऊपर करके फोकस करके खाएं, तो दैट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डाइट यू कैन हैव। तो दैट शुड बी योर मेन फोकस ऑन द डाइट। लोग डाइट में और बाकी चीज़ें पूछते हैं कि जी अंडा खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, तो देयर नो नेगेटिव स्टडीज़ ऑन। अपने खाना हो तो एक अंडा रोज़ का ज़रूर खाएं, जर्दी के साथ खाएं बेशक। अच्छा, योग भी खा सफ़ेदियाँ, सकते हैं। योग भी अच्छा, खा अच्छा। सकते हैं, सफ़ेदियाँ बेशक दो मगर ले डॉक्टर लें। साहब, ये जो आपने चिकनाई की बात की थी, इधर में साथ फिर आगे चलते हैं कि ये जो चिकनाई है ये तो हमें सोर्स इधर से मिल जाता है, तेल, घी, मक्खन, डेयरी मिल्क वगैरह, इन चीज़ों से भी, डेयरी प्रोडक्ट्स। तो अब ये जो चिकनाई है, ये वाला जो चिकना फैट है, ये अब अपनी ज़िंदगी से कैसे हटाएं, या फिर कोई और ऐसे तेल या ऑयल कोई चीज़ है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बड़ा एक्सीलेंट क्वेश्चन। ऑयल में ये कि जो मेडिटेरेनियन ये जो ऑलिव ऑयल है रॉ फॉर्म में कोल्ड कंप्रेस्ड, दैट इज़ अ हेल्दी ऑयल। जिन ऑयल्स में भी पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं, जिनमें ऑलिव ऑयल जो जैतून का तेल है वो बड़ा अच्छा तेल है। अच्छा। उसमें आप रोटी डिप करके खाएं, उसको सैलेड पे डाल के खाएं। पक के खानों में देयर इज अ कंसर्न कि ऑयल्स हाइड्रोजनेट हो जाते हैं। यूज़ तो आपको वेजिटेबल ऑयल से करने चाहिए, वेजिटेबल ऑयल से करने चाहिए, बट घी मक्खन में यूज़ करने में सिर्फ ये होता है उसमें ट्रांससेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। अच्छा। लोग कहते हैं जी घर में बन जाता है तो खालिस होगा, बट उसमें ये इशू होता है कि ट्रांससेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। वेजिटेबल ऑयल्स आर प्रेफर्ड, और वेजिटेबल ऑयल्स में जो है आपका ऑलिव ऑयल के ऊपर एक्चुअली स्टडी भी आई हुई है विच शोड सम पॉजिटिव रिजल्ट्स, तो वो सबसे बेस्ट है। तो ऑलिव ऑयल को जब हम बहुत हीट में पका लेते तो हैं, वो उसका देयर इज अ कंसर्न दैट वो हाइड्रोजनेट हो जाए और उसका फिर वो फ़ायदा ना रहे। बिल्कुल। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें और चिकनाट को कम करने के लिए अब लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं साथ में, और अगर दूध वैसे इस्तेमाल करें तो मलाईदार के यूज़ कर लें, और लो फैट आपको योगर्ट भी मिल जाता है, तो जो दही वगैरह है वो भी लो फैट यूज़ कर लें उसमें साथ। और वो जो सूरजमुखी के फूल का तेल और पत्तों के अगेन वेजिटेबल ऑयल्स आर प्रेफर्ड, यस, वेजिटेबल ऑयल्स आर प्रेफर्ड ओवर अदर ऑयल्स के दूसरे। आप वैसे घी मक्खन को इस्तेमाल करें तो वेजिटेबल ऑयल्स आर प्रेफर्ड, ये भी खा सकते हैं। हाँ हैं। जी, अच्छा, हार्ट पेशेंट्स। बट ऑलिव ऑयल इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ ऑयल। बट जनरली डीप फ्राइड चीज़ों को अवॉइड करें। अगर खाना है तो ग्रिल्ड हो, स्टर फ्राइड हो तो वो बेहतर है। दूसरा, लोग चिकन, फिश, इन चीज़ों का पूछते हैं, वो खा लें, लेकिन अगर डीप फ्राइड हैं तो दे आर एज बैड एज मीट, तो इसलिए ग्रिल्ड हो या स्टर फ्राइड हो। गोश्त का भी लोग पूछते हैं कि अगर गोश्त हफ्ते में एक आधी बार आप लीन फॉर्म में चर्बी उतरवा के खा रहे हैं तो दैट इज़ ओके। तो हर चीज़ इतदाल के साथ, बट मेन सोर्स ऑफ कैलोरिक इनटेक सब्जी फल दालों पे रखते हुए। और कुछ लोगों जिनका वज़न ज़्यादा है, अगर उन्हें वज़न कम करना है तो जितनी भी डाइट्स हैं जिनमें वेट लॉस के ऊपर फोकस किया, उन्होंने क्या किया था, कार्बोहाइड्रेट्स को गायब कर दिया था। हाँ। कीटो डाइट, साउथ बीच डाइट, एटकिंस डाइट्स, इन सब में क्या फोकस था, कार्ब्स निकाल दिए थे। ठीक है। तो उसमें है कि रोटी, चावल, ब्रेड, मीठा, उसको आप साइड पे कर दें, तो उससे आपका वेट लॉस में भी हेल्प मिलेगी और कैलोरिक इनटेक भी कम रखें अगर आपको वज़न कम करने की साथ ज़रूरत है। तो ये सारी डाइट में चीज़ें जो
मिला के सब इतदाल के साथ यूज़ करते हुए करनी है। डॉक्टर साहब ये इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है आजकल बहुत पीक पे है, हर कोई जी, इसको जी, फॉलो जी। कर रहा है, बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज मैंने देखा इससे हो जा रहा है। तो क्या जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं जिनको हार्ट डिजीज़ होती है वो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं? कर सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। आई पर्सनली बिलीव के ये वैसी जैसे हम रोज़ा रखते जी हैं? बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह आई पर्सनली फील के डाइट वो मेंटेन रखनी चाहिए जो आप लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकें। अच्छा, ये जो आपकी मेजर्स है ना कि आपने कोई डाइट की उससे वेट लॉस किया हफ्ते के लिए 2 और फिर वो आप दोबारा गेन कर लिए, these weight fluctuations actually long term are not good, some of the studies support. Oh. So maintain a diet which you can sustain long term. तो Okay. चाहे आहिस्ता आहिस्ता ही कम करें, but then you sustain it and adopt it, and so that's why I personally support the Mediterranean diet pattern, और जो American College of Cardiology की हैं और a lot of the scientific guidelines also support that. Intermittent fasting के काफ़ी फ़ायदे देखे गए हैं, but उसको long term sustain करना कि सारा वक्त fasting पूरा साल maintain करना is very difficult thing to do. तो इसलिए I personally don't recommend कि लोग वो करते फिरें जी। डॉक्टर साहब एक कॉल भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है? एहसन, क्या सवाल है? जी हाँ, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था कि वो लोग जिनके दिल के ऑपरेशन हुए हैं या स्टेंट पड़े हुए हैं, बाईपास हुआ है, वो वॉक वगैरह तो करते हैं, लेकिन एक्सरसाइजेज में कौन सी एक्सरसाइज हैं एरोबिक्स या दीगर जो वो एक्सरसाइज कर सकते हैं और कौन सी कर सकते हैं? क्या वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हैं? तो इस जो हार्ट के पेशेंट जिनका ट्रीटमेंट हो चुका है स्टेंट या बाईपास, उनकी एक्सरसाइज कौन कौन सी कर सकते हैं, इस बारे में ज़रूर बता दी। जी बिल्कुल, कॉल में वो पूछ रहे थे कि एक्सरसाइज अगर आपको स्टेंट वगैरह डल चुके हैं, ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है, तो कितनी करनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए। उसमें यह कि अगर आपका रीसेंट हार्ट अटैक हुआ है तो उसमें जनरली हार्ट अटैक के बाद रिकमेंड करते हैं कि 2 हफ्ते टेक इट ईजी, एंड आफ्टर दैट आफ्टर कंसल्टेशन में डॉक्टर आप एक्सरसाइज शुरू करें। बट फॉर मोस्ट पीपल द एक्सरसाइज दैट इज़ रिकमेंडेड इज़, अगर आपके डॉक्टर इजाज़त देते हैं, इज़ हाफ एन आवर अ डे एट लीस्ट ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज। अब लोग पूछते हैं जी मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज क्या है? वो ये है कि इस तरह की एक्सरसाइज हो अपने आपने गेज करने की मेरे लिए मॉडरेट इंटेंसिटी है कि आप जब एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप पूरे जुमले में बात कर सकें, सांस चढ़ाओ लेकिन इस लेवल का सांस चढ़ाओ कि आपका पूरे जुमले में बात कर सकें। तो विच इज़ लाइक अ ब्रिस्क वॉक, वो कर ली, या कोई भी एक्सरसाइज जो आपको पसंद हो, बट हरकत में बरकत है। अच्छा। इसलिए आपने मेंटेन करनी है उस लेवल की एक्टिविटी मॉडरेट इंटेंसिटी की आधे घंटे के लिए, प्रेफरेबली डेली। और उसमें अब यह है कि आपके पास डिफरेंट वॉचेस और डिफरेंट डिवाइसेस हैं जिसके जरिए इवन फ़ोन आपको स्टेप्स बता देता है, तो आप अपने स्टेप्स काउंट कर लें कि ट्राई टू गेट एटलीस्ट 7000 स्टेप्स, वरना मिनिमम 4000 स्टेप्स तो अचीव करने की कोशिश करें। क्या वो घर के अंदर भी चल फिर के तेजी से एक्टिव करके? मैं देखता हूँ लोग जिम आ रहे हैं जी कि ढूंढ रहे हैं जगह जो सब जिम के दरवाजे के साथ मिल जाए, वॉक कर लें आप थोड़ा सा, अगर जिम में ट्राई टू फाइंड वेज टू एक्चुअली एक्सरसाइज एंड बी एक्टिव। ठीक है, तो जितना भी रह सकें अच्छा है। बल्कि कुछ लोगों को जब हार्ट कमज़ोर होता है तो लोग डरा देते हैं, आपने हिलना नहीं, मूव नहीं करना। नहीं, जितना आप कंफर्टेबली मूव कर सकें, एक्टिव हो सकें तो करना चाहिए। बट अगेन अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद, स्पेशली अगर आपका फ्रेश हार्ट अटैक हुआ है तो उसके शुरू के फेज़ में हम कहते हैं कि 1 to 2 वीक्स में आप रेस्ट करें, डिपेंडिंग ऑन आपके हार्ट मस्कुलर डैमेज कितनी हुई है और उससे आप किस तरह रिकवरी दिखा रहे हैं। बट फॉर जनरली ऑल कमर्स आई थिंक एक्सरसाइज जो है हाफ एन आवर मॉडरेट इंटेंसिटी डेली कोशिश करें करने की। और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी थोड़ी बहुत अगर कर सकें तो करें। उसमें यह है कि मसल मास वगैरह बिल्ड करके आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं, आपकी शुगर लेवल्स भी बेहतर होती हैं, तो भी कर सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज में मैं एक रूल ज़रूर बताता हूँ, इट्स वेरी गुड फॉर यू, बट सडन हैवी एक्टिविटी जिसको आपकी आदत नहीं है वो नहीं करनी चाहिए। मैं जब यूएस में जब काम करता हूँ, आई नो पहली स्नोफॉल में जब यूपेन वगैरह में था, उधर स्नोफॉल काफ़ी विंटर्स में जब कभी होती थी तो मुझे पता था पहली स्नोफॉल पे आज लोग हार्ट अटैक के साथ मेरे साथ आएंगे। सारा साल एक्सरसाइज नहीं की हुई और एकदम स्नो शवलिंग शुरू कर दी अपनी ड्राइवेज को क्लियर करने के लिए। तो सडन हैवी एक्टिविटी जिसकी आदत ना हो वो नहीं करनी चाहिए कि एकदम हैवी फर्नीचर उठा रहे हैं, स्प्रिंट मारे और एक्सरसाइज रेगुलर की नहीं की हुई, तो दैट कैन एक्चुअली कॉज अ प्लैक रप्चर और कॉज अ हार्ट अटैक। सो एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलर करनी चाहिए, बट सडन हैवी एक्सरसाइज को अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जो हार्ट डिजीज पेशेंट होते हैं उनके बारे में बताइएगा कि क्या उनको हार्ट अटैक कम आता है, उनका खतरा कम होता है अगर कोई ऑलरेडी पेशेंट है हार्ट डिजीज का? नहीं, उनका ऑब्वियसली जिनको ऑलरेडी इवेंट हुआ हो उनको दोबारा रिकरेंट इवेंट का रिस्क ज़्यादा होता है आम बंदे से डेफिनेटली, क्योंकि उनमें ऑलरेडी हार्ट डिजीज़ मौजूद है। तो इसलिए उनमें काफ़ी दोबारा रिकरेंट इवेंट का होता है, इसलिए उनमें एहतियात एक कुछ जिसको कहते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन आप कर रहे होते हैं, तो उनमें एहतियात बहुत एग्रेसिवली करनी होती है ताकि दोबारा इवेंट ना आए। जो स्टेंट बाईपास आप करते हैं वो एक मैकेनिकल फिक्स होता है, किसी बंद नाली की शरान के लिए आपने कर दिया, लेकिन आगे नई बंदिशें ना आए, नए ब्लॉकेजेस ना आए। वो जिस्म में एक बीमारी होती है एथेरोस्क्लेरोसिस, वो आपके सर से पाँव तक नालियों में चल रही है। उसको रोकने के लिए आपने सारी ये लाइफस्टाइल की चीज़ें जो हमने डाइट की पहले डिस्कशन की वो करनी है, एक्सरसाइज करनी है। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो उससे अवॉइड करना है। आपने
जो है स्लीप पैटर्न अपना अच्छा रखना है, वो भी आपका अगर सही ना हो तो एंडोथेलियल डिस्फंक्शन को कंट्रीब्यूट करता है। एनवायरनमेंट पोल्यूशन को कि अच्छी एनवायरनमेंट में रह सकें, सारी चीज़ों को आपने लाइफस्टाइल को जो है आपने अच्छा रखना है ताकि वो एथेरोस्क्लेरोसिस ग्रो ना करे। और जो भी आपके रिस्क फैक्टर्स हैं जिस तरह शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, इन सब को आपने साथ कंट्रोल में रखना है अपने डॉक्टर के साथ रुजू करते हुए। ठीक है डॉक्टर साहब, एक कॉल है, आपसे कुछ सवाल करेंगे जी। मोहम्मद यासीन साहब अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछेंगे? हेलो मोहम्मद यासीन, उनकी कॉल कट गई है। आप लोग कॉल कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम सो सॉरी क्योंकि बात चल रही होती तो मुश्किल से आपकी कॉल में कंट्रोल कर सकती हूँ। कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताइएगा, क्या कोलेस्ट्रॉल वाला जो पेशेंट होता है जिसका बहुत बड़ा रहता है हर वक्त, उसको भी हार्ट डिजीज़ जल्दी हो जाती हैं, हार्ट अटैक? जी बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। सो कोलेस्ट्रॉल के लिए आई थिंक एवरी एडल्ट शुड गेट द कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक्ड, फास्टिंग शुगर चेक्ड, सिंपल वे ये आपके रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मैं कहता हूँ कि इनकी मैनिफेस्टेशंस बहुत लेट होती हैं, दे आर ऑल साइलेंट किलर्स। तो इनको आप पीरियडिकली चेक कराते रहा करें ताकि कंट्रोल में रखें। तो कोलेस्ट्रॉल में यह है कि कुछ लोगों को तो फेमिलियल होता है, जेनेटिक इशू होता है कि उनके फेमिलियल डिसऑर्डर होता है कि कोलेस्ट्रॉल बचपन से ही बहुत हाई रह रही होती है कि लिवर आपकी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बनाता है। तो अगर वो बहुत हाई लेवल पे हो, जिस तरह हमारी LDL 190 से भी ज़्यादा है, तो उसमें फ़ौरन आप एग्रेसिव कोलेस्ट्रॉल की दवाएं शुरू कर देते हैं। बाकी लोगों के लिए 40 एंड अबव के लिए रिकमेंडेड है कि आप अपना 10 ईयर रिस्क कैलकुलेट करें और उसकी बेसिस पे द डिफरेंट फार्मूलाज हैं, स्कोरिंग मैकेनिज्म है जिसके जरिए आप कर लेते हैं। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इसका 10 साल का इतना हार्ट अटैक का रिस्क है, तो उसकी बेसिस पे आप डिसाइड कर लेते हैं कि इस बंदे को कोलेस्ट्रॉल की दवाई देनी है कि नहीं देनी है। किसी को ऑलरेडी नोन हार्ट डिजीज़ है तो उसको तो देनी है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। लोग कहते हैं जी मेरी कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, वो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट को देख के, बट दैट नंबर इज़ डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन। कि अगर कोई आप यंग हेल्दी बंदा है उसके लिए वो नंबर कट ऑफ जो लैब रिपोर्ट पे वो ठीक होगा, लेकिन आपके 10 ईयर रिस्क पे क्या है, आपको नोन हार्ट डिजीज़ है कि नहीं, उन बेसिस पे आपने कोलेस्ट्रॉल की दवाई को एडजस्ट करना होता है और नंबर को नीचे लेके आना होता है। किसी को ऑलरेडी हार्ट अटैक हो तो उसकी LDL 55 रिकमेंडेड है। अच्छा। तो सो यू हैव टू बी हर बंदे इंडिविजुअलाइज करके आपने ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब यासीन की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद यासीन, क्या पूछेंगे? जल्दी से पूछ ले, टाइम नहीं है, पूछ ले जल्दी। वॉल्यूम टीवी का भी खोला हुआ है, टाइम खत्म हो गया। जवाब जी। तो पीछे मैं भी बोली जा रही हूँ, बादशाह भी बोल रहा है, जल्दी बोलिए। दूसरी बार कॉल किया मगर टीवी का वॉल्यूम। आप ब्रेक में बता दीजिएगा, मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ठीक है। और डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, बहुत अच्छी तरीके से आपने हमें समझाया। मगर मैं आपको दोबारा भी बुलाऊंगी क्योंकि ये दिल का मामला है और दिल के मामले में मुझे लगता है सबका दिल जो है वो सेहतमंद होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आप देखते रहिए मॉर्निंग विद स्टार, ब्रेक के बाद मिलते हैं।